सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज हमने सरस्वती माता से वंदना की है कि भगवान आप लोगों की ज़िंदगी में उन्नति, तरक्की, बोर्ड के क्वेश्चन एक अच्छे लेवल पे, अच्छा नंबर, ये सारी चीज़ें जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो, और जितना हम अपने तरफ से आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूशन हम करने को तैयार है, कोशिश हमारी जारी है। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये जो टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 5, 4, 3 किसी एक टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। हम पूरी डिटेल में और बहुत प्यार से समझाएंगे। इसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट में आपको कभी डाउट नहीं होगा, जैसा हमें लगता है। कोशिश करके देखते हैं। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरिया बजाते शिल्पे परत निशान। तो कोशिश हम भी करते हैं और आप भी करो। अब हम आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शुरू से लेकर एकदम सारी बातें समझाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले छोटी बात आपने देखी थी कि एक चीज हमने पढ़ा था जब हमने बताया था कार्बन कंपाउंड में, जहां पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था। बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो दिखेगा C डबल बॉन्ड O OH जैसा कुछ दिखेगा। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड। ये ऐसा दिख सकता है या COOH जैसा कुछ दिख सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेशल आपने एक पढ़ा था ग्रुप जिसका नाम है एसिटिक एसिड, या इसको दूसरी भाषा में आप इथेनोइक एसिड भी कहा करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था CH3COOH या CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको काउंट करते थे कि 1, 2 कार्बन है, यहाँ भी 1, 2 दोनों एक ही चीज है, स्ट्रक्चर बना के है, ये खुला बंद बंद है। इसके लिए बोलते थे कि 2 कार्बन के लिए एथ यूज करोगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करोगे, 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड यूज करोगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 2 वॉवेल एक साथ नहीं आता है तो ई कट गया, तो ये बन जाता था इथेनोइक एसिड। इसको हम दूसरी भाषा में एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को हम कहते थे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये कहानी आप जानते हो, ठीक है। थोड़ा हमारा रिवीजन करा दिया ताकि ये सोप समझने में और डिटर्जेंट समझने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा आपने एक और चीज जाना था, एल्कोहल के बारे में। कहा था आपने कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, कहीं पर OH लगा होगा। इसके लिए जो आप सफिक्स यूज करते हो वो ऑल हो जाता है। अल्कोहल में एक स्पेशल टाइप आपको दिखता था इथेनॉल। इथेनॉल मतलब 1, 2 कार्बन और 1 नंबर पर OH, बचे हुए जगह हाइड्रोजन लगा देते थे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3CH2OH। ये सारी चीजें आपने देखा था अल्कोहल के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। फिर आपने एक प्रोसेस देखा था जिस प्रोसेस में आपने पढ़ा था एस्टरीफिकेशन। सर सोप एंड डिटर्जेंट में एस्टरीफिकेशन का क्या काम? बर्दाश्त करो, देखो धीरे धीरे चीजें पकड़ में आ रही। तो एस्टरीफिकेशन में आपने देखा था कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा रहे थे अल्कोहल के साथ, तो ये बना के दे रहा था आपको एस्टर प्लस वाटर। यहां पर जो एस्टर फॉर्म हो रहा था ये एक सुंदर सा खुशबूदार सा चीज हुआ करता था, इसलिए इसका नाम हो जाता था स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। और ये जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस था ये यूज होता था किसको बनाने में? परफ्यूम को बनाने में। आराम से, ठीक है। परफ्यूम को बनाने में काम आता था। इतना सारा चीज आप जानते थे। उधर से इरेज कर एकदम बारीकी से चल रहा है, धीरे धीरे आप भी चलते चलो, लिखते चलो। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड डिलीट करते हैं, मतलब इरेज करते हैं यानी मिटा देते हैं। ठीक है सर, मिटा दो, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे स्क्रीनशॉट वाले भैया, ठीक किया आपने। फिर आपने बोला ये जो एस्टर बनता था एस्टरीफिकेशन प्रोसेस से, जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता था, इसका अगर फार्मूला लिखे तो कैसे लिखते थे? तो आप कहते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम CH3COOH लेते थे, अल्कोहल की जगह हम CH3CH2OH लेते थे। इस प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा H+ डाल देते थे, एसिड जो ब्रेक डाउन कर सके। यहाँ से हमें बना के दे देता था CH3C डबल बॉन्ड O CH2
CH3। होता ये था कि यहाँ से OH निकलता था और यहाँ से H निकलता था। ये 12th में आओगे तो कहानी को समझोगे कि यहाँ से OH क्यों निकला। आपको बस इतना समझ लेना था, गोला लगाना है तो गोला लगा देना था, बाहर में H2O बन जा रहा था। अभी आपको इतना डिटेलिंग नहीं समझना है कि यहाँ से OH और यहाँ से H क्यों निकला, ये 12th में डिटेलिंग है। इसी को डायरेक्ट ऐसे भी कोई कोई बच्चा लिख लेता था CH3 COO CH2 CH3, और यही है हमारा एस्टर। ठीक है, फिर इस एस्टर को आप उठाते थे CH3, इस एस्टर को आप उठाते थे पहले लैंग्वेज में, फिर फार्मूला में इस एस्टर को उठाते थे और आप इसको रिएक्शन करा देते थे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। तो ये एक प्रोसेस करता था, जैसे ये एक प्रोसेस कौन सा था, एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस था, जहां पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरह जब इस एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते थे तो ये एक प्रोसेस करता था जिसका नाम था सपोनिफिकेशन, यानी ये यूज आता था, इट इज यूज्ड टू फॉर्म सोप। ये सोप बनाने में इस्तेमाल आता था। तो एस्टर जो बना लेता था वो बना लेता था कुछ ऐसा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस में निकाल देता था एल्कोहल। सर जरा फार्मूला लिख के समझाओ। तो CH3 COO CH2 CH3 होता था। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कहीं से कोई बेस ले आते थे, यानी NaOH। ये एक प्रोसेस करता था सपोनिफिकेशन, यहाँ से CH3 CH2 निकल जाता था और यहाँ से OH निकल जाता था, और ये दोनों कंबाइन करके अल्कोहल बना लेता था। CH3 CH2 OH अल्कोहल बना लेता था, और बचा हुआ CH3 COO Na, और Na जो है वो CH3 COO और Na मिलके एक सॉल्ट बना लेता था, CH3 COO माइनस और Na प्लस। इसी को हम कहते थे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम कहते थे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा डिटेल में बताते हैं, जैसा नंबर जाएगा उसके हिसाब से आंसर लिख लोगे। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन समझ में आया। एस्टरिफिकेशन से सपोनिफिकेशन किया। तो अगर आपसे कोई कहा जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ से उठाकर ये सारी बातें लिख दोगे। दिस इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर सोप की कहानी खत्म हो जाएगी। ये समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ से कोई पूछ देगा, इरेज करें इन सब चीजों को या रहने दो। यहीं से कोई पूछ देगा कि सोप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आप बोलोगे इसका इस्तेमाल हम बॉडी वॉश यानी ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी को साफ करने में करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भले ही ये प्रिपरेशन है, लेकिन यहाँ पर जो CH3 COO Na बना है ये बहुत छोटे मात्रा में सोप बना है। अगर हमें ओरिजिनल पूरा सोप चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है लॉन्गेस्ट चेन। क्या, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बड़ा चेन, मतलब सर तो एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस को हटाते हैं। आप लिख लो, लिख लिया सर। अब समझाते हैं इसका फार्मूला कैसा लिखोगे। अगर फार्मूला पूछेगा, प्रिपरेशन पूछेगा, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दो, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। एस्टरिफिकेशन हटा देते हैं। एस्टरिफिकेशन जान से समझा दिया क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये समझा दिया। अब यहाँ से सोडियम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जो लास्ट में COO Na है उसको ऐसे ही रहने दो, माइनस प्लस, और इसके आगे जहां पर CH3 है उसकी जगह या तो C15H 15 दूना 30 2 32 होगा, लेकिन एक C ले गया तो 31, या COO माइनस Na प्लस रहने दो और CH3 या C15H 31 की जगह C7 17 दूना 34 35 36 36 होना चाहिए, एक ये ले गया तो 35। ये हो गया फार्मूला फॉर सोप। अब आपसे कोई कहेगा डिटर्जेंट के बारे में बताओ, तो डिटर्जेंट का प्रिपरेशन कभी नहीं पूछेगा, वो आपके बुक में नहीं है। सिर्फ सोप का प्रिपरेशन पूछ सकता है क्योंकि वो पढ़ाया गया है। तो सोप का प्रिपरेशन लिखोगे और सोप का फार्मूला लिख दोगे। डिटर्जेंट का पूछेगा कोई तो बोलोगे कि ये भी एक तरह का लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह सल्फोनिक एसिड या अमोनिया है, यानी ये भी है एक तरह का। क्या बोल रहे हो सर, बताओ सर। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट ऑफ
सॉरी जो बोल रहा है वो गलत लिख दिया। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ अमोनिया या सल्फोनिक एसिड, मतलब जहां पे C15H31 है रहने दो, जहां पर C17H35 है रहने दो, यानी C15H31 रहने दिया, C17H35 भी रहने दिया, यहाँ Na प्लस भी रहने दिया, उसको भी नहीं हटाया। बस जहां पर COO है, जहां पर COO है उसकी जगह SO3H लगा दिया, उसकी जगह SO3H लगा दिया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अगर खोलोगे तो C17H35 S होगा, डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा, H लगा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O माइनस होगा और Na प्लस रहा होगा। अगर स्ट्रक्चर वाइज समझना है कि H से कैसे रिएक्ट कर गया, तो इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सोडियम। और कहीं कहीं कोई बुक कहता है कि पोटेशियम भी रहेगा तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं कोई बुक कहता है कि सोडियम की जगह अगर पोटेशियम भी रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, यानी इसकी जगह कुछ ऐसा भी दे दे तो समझ जाओगे कि ये सॉल्ट का ही फॉर्मूला है। यहाँ K प्लस दे दे या C17H35 COO माइनस K प्लस दे दे, या इसकी जगह पर आपको C15H31 SO3H और K प्लस दे दे, और उसकी जहां Na है वहां K प्लस दे दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ से आपने प्रिपरेशन ऑफ सोप सीख लिया, फार्मूला ऑफ सोप देख लिया। प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट नहीं पढ़ना था तो फार्मूला ऑफ सोप देख लिया। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि व्हाई सोप फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर, यानी डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में वर्क करता है और सोप जो है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है, ये बात सीखेंगे। और उसके बाद सीखेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जहां पे मिसल्स वगैरह बनता है, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। यानी बारीकी से समझोगे तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते चलते हैं कि क्या आगे हमें पढ़ना है सोप एंड डिटर्जेंट। तो तुम आराम से लिखते चलो। हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने कार्बन कंपाउंड थोड़ा बहुत भी देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा मेरा वीडियो और डायरेक्ट सोप एंड डिटर्जेंट भी देखने आए होंगे, फिर भी हम आपको क्लियर कर देंगे। इसीलिए हमने आपको शुरू में ही थोड़ी बहुत बातें जो जरूरत थी वो समझा दिया। स्टरीफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल वगैरह हम हमेशा मान के चलते हैं कि आप मेरे लिए फर्स्ट व्यूअर हो, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें कि why does the soap does not work in hard water but detergent does work। यानी सोप काम नहीं करता है हार्ड वाटर में। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हमारे लैंग्वेज पे नहीं जाना है, क्वेश्चन का मतलब समझना है कि सोप जो है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है और डिटर्जेंट हार्ड वाटर में वर्क करता है, ऐसा क्यों। तो सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे कि जो हमारा हार्ड वाटर है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो ये कंटेन करता है CaCl2 या MgCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड का एक सॉल्ट या मैग्नीशियम क्लोराइड का एक सॉल्ट, यानी मैग्नीशियम सॉल्ट या मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो, या इसी को कोई दूसरी भाषा में मैग्नीशियम सॉल्ट लिख देगा, कोई कैल्शियम क्लोराइड लिखेगा, कोई कैल्शियम सॉल्ट लिख देगा। तो सॉफ्ट वाटर में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, हार्ड वाटर में ये पाया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब हम सोप लेके आते हैं C15H31 COONA और प्लस जैसे ही रिएक्ट कराते हैं CaCl2 से, तो ये क्या हो जाता है, Na प्लस है, माइनस है यहाँ, तो Cl जो है यहाँ से Na से रिएक्ट करके सॉल्ट बाहर निकाल देता है और साथ साथ हमारे पास बना लेता है C15H31 COO होल ट्वाइस Ca। होल ट्वाइस क्यों डाला, क्योंकि आपको पता है CH3 COO माइनस Ca, यहाँ पर Ca के ऊपर 2 प्लस होता है और इसके ऊपर 1 माइनस, ये इधर गया ये इधर गया, तो ये क्या हो गया CH3 COO होल ट्वाइस और यहाँ पर Ca आ गया, समझ गए। अगर उसी जगह आप MgCl2 से रिएक्ट कराते, समझ गए ना क्यों होल ट्वाइस आया,
होल्ड ट्वाइस क्यों आया? तो यहाँ पर अगर आप वही लेते C17H31 COO, Na लेते प्लस था माइनस था, MgCl2 से रिएक्ट कराते तो C17H31 COO का होल्ड ट्वाइस क्योंकि Mg का भी 2 होता है और Mg यहाँ लग जाता प्लस Na और Cl बाहर निकल के NaCl बना लेता। अब यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट बना है, ये जो दो प्रोडक्ट बना है, these two products आर स्कम, ठीक है, यानी स्कम एज प्रेसिपिटेट, यानी ये एक स्कम बनता है। व्हाट इज स्कम बोलेगा तो ये फार्मूला लिख के रिएक्ट करा दोगे क्या कहते हैं सोप का कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड से, ये कुछ बना के दे देगा, मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्गेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लॉन्गेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये दोनों जो है एक ये जो प्रोडक्ट है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है? दीज टू प्रोडक्ट आर दी फॉर्मेशन ऑफ formation of scum as precipitate. Soap does not work on hard water, but detergent does not form scum. So it work on hard water. बस यही आंसर। scum, so it works on hard water। ठीक है, हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है, समझा दिया है। यानी जो है बोलोगे हार्ड वाटर में सोप इसलिए नहीं वर्क करता है क्योंकि दो फॉर्मूला लिख के दे दोगे कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक फॉर्मेशन ऑफ स्कम है जो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसीलिए जो सोप है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। लेकिन डिटर्जेंट जो है स्कम नहीं बनाता है इसलिए हार्ड वाटर में वर्क करता है। डिटर्जेंट के फॉर्मूला से बना के नहीं दिखाना, सिर्फ इतना दिखा देना है। तो दो टॉपिक खत्म हो गया आपका, फार्मूला ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, प्रिपरेशन ऑफ सोप, और उसके बाद व्हाई द सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर एंड डिटर्जेंट डज वर्क। ठीक, तो ये हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ दे कि फार्मूला ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट बताओ, तो आपको 1 नंबर का हो सकता है, 2 नंबर का पूछ दे कि सोप जो है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में वर्क करता है, क्यों ऐसा, तो बता दोगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दोगे नोट में कि सोप ओनली वर्क्स ऑन सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर में CaCl2 वगैरह नहीं होता है, बट डिटर्जेंट अब जो हार्ड वाटर में वर्क कर सकता है वो तो सॉफ्ट में आराम से करेगा, बट डिटर्जेंट वर्क ऑन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट जो है दोनों में काम करता है, हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में। तो इस तरह से आपको ये भी कहानी खत्म हो गई, लिख लोगे आराम से, नंबर मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट पूछा जा सकता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप से कैसे हम किसी भी गंदगी को साफ करते हैं। डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन नहीं पूछा जाएगा। इरेज करें। हाँ सर, अब समझ में आया। हाँ सर, अब थोड़ा सोप एंड डिटर्जेंट क्लियर हो रहा है। हमने बहुत जगह से देखा था, उन्होंने पहले ही जो लैंग्वेज लिख दिया था उसकी वजह से थोड़ा हमने देखा है यूट्यूब पे, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि बच्चों को सोप एंड डिटर्जेंट में लैंग्वेज लिखने नहीं आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज लिखा हुआ ऑलरेडी है स्मार्ट बोर्ड पे, उसको पढ़ के समझना इज रियली अ टफ जॉब। लिखते हैं तो आपको भी समझ में आता है हाउ टू राइट दी लैंग्वेज ऑफ एनी क्वेश्चंस। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, अगर ये अकेला पूछा जाएगा तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप 3 नंबर में, सब बातें मिलाकर 5 नंबर, यानी जितनी भी अब तक हम पढ़ाएंगे पूरे वीडियो में वो पूरा लिख दोगे तो 5 नंबर आएगा। 5 नंबर का होगा तो, और अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इससे 3 आ जाएगा, या फॉर्मूला लिखने के लिए कहेगा उससे 1 आ जाएगा, या प्रिपरेशन कहेगा उससे 2 आ जाएगा। जैसे हिसाब किताब से वो ये सारे टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आएगा ये श्योर है। अब हम बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले इस बात को समझने से पहले अगर हमने लिखा कहीं पर C17H36, तो इसका कैसे बनाओगे? 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझना। और हर जगह H डालोगे ना भैया? हाँ सर डालेंगे H, आप मत डालो, हम डाल लेंगे। अरे डालने दो भैया, क्या है हमारा? ठीक है सर मत डालो, चलो नहीं डालते, ठीक है। हर जगह H H H H H H H H H H, जहाँ लाइन खींच रहे हैं वहाँ H डाल लोगे, ठीक है सर समझ गए, यहाँ 3 डाल दोगे। अब इसी स्ट्रक्चर को कोई ऐसा बना सकता है, ये क्या है? स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर।
और एक और स्ट्रक्चर का नाम हमने पढ़ाया है, नहीं जानते तो जान लो, जिसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें ऐसा भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। उसके बाद उसमें क्या लगा हुआ था, COONA, यानी 1 कार्बन और, तो 1 कार्बन और लगा दिया C, और इसके साथ क्या लगा हुआ था, O, यानी 1 कार्बन लगा दिया, और इस कार्बन के साथ जो नहीं पता चल रहा है इसके साथ क्या लगा हुआ था, यहाँ मान लो C है, और इसके साथ लगा हुआ था O डबल बॉन्ड O प्लस N। समझो ऐसा पहले ये समझे कि सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, बाद में ये जो लगा हुआ उस बात को बाद में समझेंगे, कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है। यानी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को समझने के लिए आपको पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। बचे हुए जगह हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और इस जगह कोई कार्बन होगा उसको 1 2 3 हाइड्रोजन दे दोगे, कोई दिक्कत है तो आप स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो। अब ये समझ में आ गया तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी अगर हम सोप का जो फार्मूला है हमारे पास, उसमें से अगर हम कोई एक फार्मूला उठा ले, आराम से देखना, कोई एक फार्मूला उठा लेते हैं, 15 वाला उठा लेते हैं, C15H 15 30 1 31 2 32 होता है, एक कम हो गया, COO प्लस Na, सॉरी COO माइनस Na प्लस। अब आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 कार्बन है, 14 15 और 16 कार्बन हो गया, ठीक है। ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक। और इस जगह जो कार्बन है यहाँ से डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और यहाँ पर एक O लगा हुआ है माइनस से, और Na लगा हुआ है प्लस से। अब एक बात गौर करो, तो इधर साइड कैसा है, यहां से लेके यहां तक का जो एंड है, यानी ये वाला जो एंड है, इस एंड पर अगर आप ध्यान दो तो ये एंड कैसा है, नॉन पोलर एंड। समझो समझो क्या समझाना चाह रहे हैं, नॉन पोलर एंड, समझ जाओगे ना तो क्लींजिंग एक्शन में सोप में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वाला जो एंड है वो कैसा है, पोलर एंड। समझेंगे, आराम से समझेंगे। पोलर मतलब जिसके ऊपर माइनस प्लस लगा हुआ है, नॉन पोलर मतलब पूरा का पूरा सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। यानी जो नॉन पोलर एंड होता है वो वाटर को रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है भैया, वाटर जो है HOH और लोन पेयर है, यानी इसके पास कहीं ना कहीं लोन पेयर मतलब माइनस है, और माइनस वाला चाहता है कि हम किसी प्लस माइनस से जाके टकराए, नॉन पोलर एंड से ना टकराए। यानी वाटर रिपेलिंग ग्रुप को हम कहते हैं ना, पानी से इसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिक है, यानी ये एक हाइड्रोफोबिक एंड है। यानी सॉल्ट के फार्मूला में हमने देखा कि एक तरफ नॉन पोलर एंड है, वाटर रिपेलिंग ग्रुप है, और हाइड्रोफोबिक एंड है। लेकिन नॉन पोलर होने की वजह से एक फायदा ये है कि जो हमारा गंदगी है, यानी जो डर्ट है, वो भी कहीं ना कहीं नॉन पोलर है। और एक बात याद रखना कि जब कोई दो नॉन पोलर मिल जाए, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, तो वो आपस में सॉल्युबल हो जाते हैं। जो नॉन पोलर है वो आपस में सॉल्युबल, और अगर हमारे पास पोलर और पोलर है, पोलर एंड पोलर है, तो वो आपस में सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर पोलर है एंड नॉन पोलर है तो वो आपस में इनसॉल्युबल। समझो, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में इतना अच्छा दिए हैं तो लास्ट भी खराब नहीं करेंगे, इसलिए आराम से बातों को समझना है। हमने बोला क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इससे पहले सारी कहानी समझ के हंस है। क्लींजिंग एक्शन सोप में एक फार्मूला उठाया, इस फार्मूला को ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बना दिया। हमने देखा इसका दो एंड है, एक तरफ जो नॉन पोलर है वाटर को रिपेल कर रहा है, क्योंकि पोलर ही सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर ही सॉल्युबल होता है। पोलर और नॉन पोलर जो है आपस में सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहाँ पर वाटर पोलर था और डॉट जो था वो नॉन पोलर था। वाटर जो था हमारे पास क्या था, पोलर था, तो ये इधर आना नहीं चाहेगा, यानी ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया। और ये कैसा हो गया, डॉट सॉल्युबल, डॉट को ये सॉल्युबल कर सकता है, ठीक है। ये वाले एंड पे आए तो बोला हमने ये वाला एंड जो है वो पोलर एंड है, यानी वाटर अट्रैक्टिंग एंड है। ये सब लिख दोगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में, वाटर अट्रैक्टिंग
एंड है यानी पानी को अपनी तरफ बुलाना चाहता है, यानी ये हाइड्रोफिलिक है। जब कोई पानी से प्यार करे फिलिक, और जब कोई पानी से नफरत करे तो फोबिक। ठीक है, तो ये कैसा है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक, तो अब क्या होता है कि जो पानी है आसपास में पूरा पानी भरा पड़ा है, तो ऐसा होता है, ये हमारा मान लो डॉट है, ये क्या है, डॉट है। अच्छा, इसको अच्छे से बना देते हैं बड़ा वाला, समझेंगे सब लैंग्वेज में लिख देंगे। ये हमारे पास डॉट है। अब डॉट को कौन सॉल्युबल करना चाह रहा है, हाइड्रोफोबिक एंड, यानी ये कार्बन वाला एंड जो है इधर से जुड़ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसी तरह यहाँ पर भी एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब ऊपर नीचे चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे बना दिया, 15 रहा होगा। यानी समझेंगे आराम से, बिल्कुल आराम से। क्लिंजिंग एक्शन समझ में आ गया तो लैंग्वेज लिखने में दिक्कत नहीं होगा। हमने बोला कि सोप का एक फॉर्मूला लिखा, बोला सोप हैज टू एंड, one end is non-polar end, that is water repelling, that is hydrophobic, that is dot soluble. Another end is polar end, that is water attracting, that is hydrophilic end, that is water soluble. ये पानी में घुलने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि डॉट है, तो डॉट की तरफ ये वाला एंड चिपक गया, और बाहर की तरफ ये हटा दे, नीचे वाला ये सब लिखा हुआ चीज सब हटा दे, स्ट्रक्चर हटा दे, क्योंकि वहां बनाना है हमें, या यहाँ समझा के फिर हटा देते हैं। ये वाला एंड इधर चिपक गया, यानी ये सब जो कार्बन है इधर से चिपक गया, यानी ये कौन सा एंड है, नॉन पोलर एंड। और इधर साइड क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na+। इधर साइड कहीं ना कहीं H वगैरह, OH वगैरह सब पानी 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 पानी, इधर साइड पानी चिपक गया, यानी यहाँ पर भी बचा C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ऐसा। अब नीचे वाला मिटाते हैं, आप समझ गए हो, एंड को लिख देंगे इसको लैंग्वेज में हम, ताकि आपको लिख के अच्छे से समझा सके। ये सब चीजें आप समझो भी और लिखना भी जान जाओ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है सर, हाँ, देखो। अब यहाँ से बोलोगे CONA है, माइनस है, प्लस है, इसी तरह यहाँ O डबल बॉन्ड O दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस है, यहाँ पर Na+ है, यहाँ पर भी O है, माइनस है, Na+ है, यहाँ पर भी O है, माइनस है, Na+ है, यहाँ पर भी O है, माइनस है, Na+ है, हर जगह O है, माइनस है, Na+ है, हर जगह O है, माइनस है, Na+ है। तो ये एक फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स हो गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। अब इसको लैंग्वेज में लिखना है, तो आप यहां से लिख दोगे, समझ गए कहानी, यही है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब इसमें क्या करोगे, पानी कैसे ऐसे पीटोगे कपड़े को और निकाल दोगे, तो क्या होगा, सो डॉट के साथ चीजें बाहर आ जाएगी। ठीक, अब इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट लिखोगे, सोप हैज 2 ends, one end is non-polar, that is hydrophobic, or you can say water repelling, or you can say dot soluble, and other end is polar, that is hydrophilic, or you can say water attracting। लैंग्वेज बना रहे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे, दी नॉन पोलर एंड that is dot soluble attached with the dot, as we know that, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, as we know that we have C17 या Se15H31 COONA has lots of molecules, so the all molecules form cage like structure,
with dot called missiles। समझ गए क्या लिखा हमने? अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा तो हम पढ़ के सुना देते हैं। हमने लिखा है पहला पॉइंट कि सोप हैज टू ends, one end is non-polar hydrophobic, water repelling, dirt soluble, and another end is polar hydrophilic, water attracting. The non-polar end is attached, that is dirt soluble, attached with the dirt. As we know that these C15H31COONA has lots of molecules, इसके बहुत सारे molecules है, तो they all molecules form cage like structure, एक केज जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और उसी केज स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल्स। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट और लिखना होगा, मिसेल्स का अगर सिर्फ पूछ देगा तो डायग्राम बना के ऐसा लिख दोगे, समझा दोगे, थोड़ा बहुत सब समझ जाएगा, HOH सब समझा दोगे, ये सब बातें लिख दोगे। आगे अगर और पॉइंट आपको जोड़ना है तो इसमें कहोगे कि एस वी बीटेन, बीटेन का क्या होता है? पीटना, BEATEN, एस बी बीटेन और रिंज कुछ ऐसा लैंग्वेज होता है, दी क्लॉथ दी डॉट कम्स आउट, ठीक? मतलब जैसे कपड़े को पीटेंगे या उसको रिंग करेंगे, ऐसे झाड़ेंगे तो सारे के सारे डॉट बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बिकॉज इट इज अटैच्ड विथ dot as beaten or rinsed the cloth, the dot comes out because the non-polar end is attached with dot। इतना सारा बात लिख दोगे तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कहानी खत्म हो जाएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम और सारा चीज लिखवा सकते थे लेकिन वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। यानी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को समझ ले तो पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देंगे, एक तरफ बोल देंगे नॉन पोलर एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड है यानी वाटर रिपेलिंग ग्रुप है, डॉट सॉल्युबल है, एक तरफ पोलर है यानी वाटर अट्रैक्टिंग है यानी वाटर सॉल्युबल है। जो नॉन पोलर एंड है तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, वो सारे मॉलिक्यूल्स डॉट के ऊपर ऐसे ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, उसी केज लाइक स्ट्रक्चर को मिसेल्स कहते हैं। जब इसको हम झाड़ेंगे या पीटेंगे तो डॉट को लेता हुआ वो जो केज लाइक स्ट्रक्चर है बाहर निकल जाएगा, एंड दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोप, फार्मूला ऑफ सोप, फार्मूला ऑफ डिटर्जेंट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। सारी चीजें आप समझा सकोगे। अब आपको समझ में आ गया, बार बार की जितनी लैंग्वेज बनानी है आपको खुद से बना सकते हो। कितना टाइम लिया हमने आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप 5 नंबर देने में? 32 मिनट्स लिया। तो अपने लाइफ का आप 32 मिनट्स मेरे लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको 5 मार्क्स कम से कम आ जाए। कुछ तो आएगा इससे, अब जो भी आ जाए आपके लक के ऊपर है। 5 4 3 2 1 कुछ भी, लेकिन इससे छूटेगा नहीं टॉपिक, ठीक है? इस सब बातों को बना के लिख लो, आपको अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। अब हमें लगता, हाँ, अगर मान लो किसी बच्चे को समझ ही नहीं आया सर क्या लिखे, तो पूरा लिख लो। 3 नंबर का है, जितना पढ़ा है सब लिख दो, सब एक बार देख लो, ठीक है? समझ में आ गया तब अपने दिमाग से लैंग्वेज बना लोगे। बाय, हैव ए नाइस डे। सरस्वती जी आप लोगों की मनोकामना पूरी करे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट तो हम रिजर्व करते ही हैं। बाय।